नमस्कार, स्वागत है आपका एजेंडा @छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज हम बात करेंगे नक्सलियों की तरफ से जो पहल की गई है वार्ता की, उसे लेकर। अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले ही नक्सल केंद्र और राज्य सरकार से शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं। नक्सलियों के केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने एक पर्चा जारी किया है। अभय ने कहा है कि पिछले 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए हैं। अगर राज्य और केंद्र सरकार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रोकती है तो हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। नक्सली नेता अभय ने तेलुगु भाषा में पर्चा जारी किया है, जिसमें लिखा है कि 24 मार्च को हैदराबाद में संगठन की एक बैठक हुई थी, जिसमें बिना किसी शर्त के शांति वार्ता के लिए आगे आने और बातचीत कर युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए, इस पर हम बात हुई है। अभय ने यह भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने शांति वार्ता के लिए पहल की थी। 5 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दौरे पर रहेंगे। उससे पहले जो सियासी बयानबाजी हुई, अब ये जो लेटर आया है उस पर कांग्रेस क्या कहती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ सवाल हैं कि ये वार्ता को लेकर आखिर जो सवाल उठ रहे हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, डिबेट क्यों कर रहे हैं इस पर। दरअसल क्या एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है बंद होगा? वार्ता होगी तो क्या एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है उससे पहले बंद होगा? क्योंकि नक्सलियों की डिमांड है, ये पर्चे में लिखा गया है। क्या नक्सलियों के साथ वार्ता होगी? ये भी बड़ा सवाल है। नक्सलियों की मांग जो है जो जायज है क्या, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अमित शाह का दौरा होना है और उससे पहले नक्सलियों की ये पेशकश क्यों? अमित शाह के दौरे से पहले नक्सलियों की पेशकश क्यों, ये भी बड़ा सवाल है। क्या नक्सली हमला बंद करेंगे? ये तमाम तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं, इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। वर्णिका शर्मा जी नक्सल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निशिकांत पांडे जी प्रवक्ता हैं, बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो वर्णिका जी और निशिकांत जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। वर्णिका जी से ही मैं शुरुआत करूंगी। वर्णिका जी, एक तरह से देखिए नक्सलियों का ये जो कथित पत्र जो है वो सामने आया है, तेलुगु में है ये, जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया है और कई डिमांड भी उनकी तरफ से की गई है। आप इसे किस तरह से देखती हैं इस पहल को? वर्णिका जी आप म्यूट है, शायद अनम्यूट कर दीजिए। जी जी। अब मुझे सुन पा रहे हैं जी क्या? बिल्कुल मैम। जी। आज से वर्ष पूर्व भी जब विजय शर्मा जी एक सुनियोजित योजना इसके लिए तैयार कर रहे थे, तो उस योजना में सर्वप्रथम उन्होंने यही बात कही थी कि हमारे गृह मंत्री होने के नाते कि इसमें एक संवाद से पहल की जानी चाहिए, नक्सली आए खुल के बात करें। और माओवादियों ने उस समय भी एक पत्र की बात की थी और पत्र के संदर्भ में कहा था, तब सशर्त ऐसा एक विषय आया था। जी कुछ शर्तें उन्होंने रखी हाँ। थी। आज से कुछ वर्ष पूर्व भी इसी प्रकार के पत्र की चर्चा हुई थी पूर्ववर्ती सरकार के समय में। आज जब फिर से एक पत्र हमारे सामने आया है, तो ये विश्लेषण का विषय हो जाता है कि ये जी पत्र क्यों अचानक से वो गंधारी पत्रधारी कैसे हो चुके हैं। एक सोचने का विषय है, एक ड्रास्टिक चेंज है। तो क्यों हुआ है? तो इसमें हम देखते हैं कि ये इनका एक प्रकार से साइबर स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है, साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा होता है माओवादियों का। पहली बात तो अब हम माओवादी अस्तित्व की लड़ाई में आ गए हैं, ऐसा हम 2 वर्ष पूर्व, 1.5 वर्ष पूर्व बैठते या वर्ष पूर्व भी बैठते तो ये बात बोलते आज आपके चैनल में। पर अब मैं कहूंगी कि ये जो लड़ाई है ये अब निर्णायक लड़ाई हो चुकी है, जहां पे आपके केंद्रीय गृह मंत्री आप इस क्षेत्र में आते हैं और घोषणा करके जाते हैं कि ये तारीख निश्चित है कि इस दिन माओवाद का खात्मा हो जाएगा। और वो बोल के जाते हैं और उसके बाद उसकी परिणति क्या होती है कि गन और मन दोनों पैरेलल मोर्चे पे एक साथ काम किए जाते हैं। एक तरफ एक्सचेंज ऑफ फायर तो दूसरी तरफ एक्सचेंज ऑफ डेयर होता है। आज उसी का नतीजा है कि माओवादी कहीं ना कहीं ये पत्र लिख रहे हैं और उसके बाद भी कह रहे हैं कि तब तक सुरक्षा बल हथियार छोड़ दें। क्यों हथियार छोड़ के? क्यों? क्या वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना नहीं करनी होती है? किस क्षेत्र में शून्यता होती है, ये बात देखने योग्य है। पहले भी कई देशों में ऐसे माओवादियों के द्वारा अपील की गई थी। अपने रंग रूप, अलग अलग रंग रूपों का उल्लेखन करते हुए ये कहा गया कि कुछ दिनों के लिए सुरक्षा बल यदि गन छोड़ देते हैं तो हम शांति वार्ता कर सकते हैं। जी। लेकिन
बहुत अच्छे परिणाम इतिहास में नहीं लेकिन हुए हैं। वर्णिका जी, दो तीन जिक्र है उसमें, माफ कीजिएगा मैं रोक रही हूँ आपको, दो तीन जिक्र है उसमें कि 400 नक्सली मारे गए हैं, उस पत्र में एक्सेप्ट किया है नक्सलियों ने। सबसे अहम बात, क्योंकि इसी पर बार बार सवाल उठते हैं, आपको भी पता है नक्सल मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में राजनीति बिल्कुल कॉमन है। दूसरी तरफ उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि नक्सलियों का संहार तो हो रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह की उनकी भाषा शैली है, जिस तरह का लैंग्वेज वो लिख रहे हैं, बैकफुट पर नजर आ रहे हैं वो। तो आपको क्या लगता है अभी पिछले दिनों जिस तरह की कार्रवाई की गई है उसका ये परिणाम है? बिल्कुल, आप एक चीज देखिए, नई भर्ती इनकी पिछले कुछ वर्षों में बिल्कुल बंद हो चुकी है। जो इनके पास थे वो अब आत्मसमर्पण के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तीसरी बात ये कि अब इनको ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि चूंकि सरकार दोनों मोर्चों पे कटिबद्ध हो चुकी है, तो अब हमको घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा उपाय सामने जी। और एक गौर करने वाली बात नहीं ये भी है वर्णिका जी, आपने अगर गौर किया होगा तो अमित शाह का दौरा है, उससे पहले उन्होंने ये पत्राचार किया है। बिल्कुल, ये ऐसा होता है, ये युद्ध नीति का, रणनीति का एक हिस्सा होता है। पहले ही मैंने कहा, ये साइबोर स्ट्रेटजी का ही एक सुनियोजित हिस्सा है जो ये कर रहे हैं। गुरिल्ला टैक्टिक कहते हैं इसको। ठीक है जी। अभिमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अभिमन्यु जी। पहला सवाल तो आपसे यही कि आपने पत्राचार देखा होगा नक्सलियों की तरफ से, इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं जहां पर कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं थी कि नक्सली ही मारे गए हैं। बार बार आरोप लगाती रही है कांग्रेस की ग्रामीण भी उसमें हो सकते हैं, जो मरे हुए हैं, जो नक्सली मारे गए हैं उनकी एक बार जांच होनी चाहिए। लेकिन अब नक्सली खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 400 नक्सली मारे गए हैं। अब क्या कहती है कांग्रेस? राशि जी नमस्कार आपको जी। हमारे साथ निशिकांत जी जुड़े हैं, उनको नमस्कार। वर्णिका जी को नमस्कार मेरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो सवाल पूछा गया था वो हमारे द्वारा नहीं पूछा गया था, स्थानीय जो ग्रामीण उनके द्वारा कहा गया था। जो उस समय एक वारदात हुई थी, इसमें जो कपड़े नहीं मिले थे नक्सली को, लेकिन तूल तो कांग्रेस ने दिया था इसे। जी, तूल तो कांग्रेस ने दिया था इसे। कांग्रेस तो बार बार ये कहती है जांच हो, लेकिन अब तो नक्सली खुद मान रहे हैं कि 400 नक्सली मारे गए हमारे, हम वार्ता को तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए जनता के सवालों को उठाना हमारा काम है। और ऐसा हर एक नक्सली, जितनी वारदातें हो रही है, हर कोई भी नक्सली नहीं है तो संभव नहीं, ठीक है, सीधी सी बात है। और ऑपरेशन हो रहे हैं। देखिए, अभी हाल तक हमारी नक्सल नीति चल रही थी और अभी इनकी नक्सल नीति लॉन्च हुई है कल। और तो अभी जैसे वर्णिका जी बता रहे थे, पिछले कुछ साल से उनके जो नए रिक्रूटमेंट बंद हो गए थे नक्सलियों के, पीछे बैकफुट पर ढकेले जा रहे थे। अबूझ मार में हमारी जो फोर्सेस पहली बार घुसी और उनके बेस में घुसकर मारने का काम किया। मैंने कही अपने डिबेट में ये बात कही भी है और इस लेटर में भी वही लिखा हुआ है कि कैंप पर रहे। पिछली बार जो 2024 में मई की बात है, जब एक लेटर मिला था नक्सलियों द्वारा, तो उसमें भी यही बात कही गई थी कि आप जो है अपने कैंपों तक रहे, हमारे तरफ ना घुसे। तो कहीं ना कहीं सीधे समझ में आ रहा है कि नक्सली बैकफुट पे आ चुके हैं। और पहले भी जो 2022 में भी अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने तारीफ की थी 80% खत्म हो गया। उन्होंने कहा था 2024 तक के उस समय एक अनुमानित था कि 2024 तक हम मुक्ति पा लेंगे, लेकिन अब 2026 की नई डेट है और उम्मीद करते हैं कि 2036 तक के जो है हमारा देश नक्सल मुक्त होगा। और खासकर छत्तीसगढ़ जो है, जो सबसे ज्यादा पीड़ित में से एक रहा है, छत्तीसगढ़ झारखंड जैसी जगह है, और जल्द से जल्द नक्सलवाद से हम छुटकारा मिले और लोग मुख्य धारा से जुड़े। और लेकिन जहां तक की बात लेटर की है, तो वर्णिका जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उनके ऊपर विश्वास करना ठीक नहीं। जैसा आप कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन छोड़ दें, तो ऑपरेशन कैसे छोड़ दें? हाँ, उनकी डिमांड काफी ज्यादा है। बिल्कुल, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा भी कि बात करने को तैयार है सरकार, लेकिन कोई इसमें शर्त नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको समर्थन करते हैं। बिल्कुल सही बात कही है। अगर बिना शर्त के नक्सली बात करना चाहे तो बिल्कुल सरकार को बात करना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन सरकार के सामने अगर नक्सल शर्त रखें तो सरकार को ऐसा कुछ मानने की जरूरत नहीं। निशिकांत जी, आप क्या कहेंगे इस पर? राशि जी, आपको, शर्मा जी को और अभिमन्यु जी को संध्या जवाब। देखिए, विषय बिल्कुल परफेक्ट उठाया आपने कि वर्णिका ने जैसा कहा कि हम लोग फाइनल स्टेज पे हैं। मैं इसको कहता हूँ कि हम लोग सैचुरेशन के लेवल पे पहुंचने के कगार पे हैं। मतलब ऑपरेशन क्लीन आउट जो है एकदम क्लीन हो चुका है लगभग, अप्रोक्सीमेट। लेकिन जो ये एक षड्यंत्र और साजिश का तरीका अपनाया जा रहा है इनके द्वारा, ये पहले भी किया गया है। तो ये जो मारिच जैसे राक्षस है, जो रूप बदल के अपनी चिट्ठी पत्री कर रहे, जब इनको मौका दिया गया था तब तो उसका फायदा नहीं उठाया। अब राशि जी, बात ये आती है, कोई शर्त तो होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। ये जो चिट्ठी लिख रहे शर्तों की, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बुलेट हमारे पास पर्याप्त है,
ठीक और है। हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनका निशाना बिल्कुल परफेक्ट है और सही जगह चोट लग रही है। लेकिन एक प्रश्न आपने जब उठाया तो अभिमन्यु जी ने कहा कि हमने कभी प्रश्न नहीं उठाया, हम तो निर्बोध बालक हैं जी। प्रश्न दीपक बेद जी ने उठाया था, तो वो शायद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं होंगे। विषय यही है कि इस लाल आतंक के मानवता के दुश्मन को अगर आपको क्लीन करना है, कॉकरोच मारते समय आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए वो मर गया, एकदम तुरंत हीट स्प्रे मारिए, लाल लगाना है या काला लगाना है वो आपको तय करना है, लेकिन कॉकरोच को तुरंत क्लीन कीजिए और आपके घर को खराब कर। इतने परिवारों को इन्होंने उजाड़ा है, इनके प्रति थोड़े से भी संवेदना भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कतई नहीं रखती। और जो हमने ऑफर रखा था उसके तारतम्य में आप देखें कई लोगों ने आप संपर्क किया है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और 400 की तो स्वीकृति दे ही रही है। तो ये कुल मिला जुला के मसला ये है राष्ट्रीय जी कि जो हमारा संकल्प था, जो हमारी प्रतिबद्धता थी, वो सुरक्षा बलों ने अपने आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल ऑपरेशन क्लीन आउट को समाधान की ओर ले गए हैं। उसका परिणाम स्वरूप यह है कि अब ये बिलबिला रहे हैं, लेकिन इनको और बिलबिलाने देने की आवश्यकता है। ऐसे जहरीले सांपों पे भरोसा करना हम तो कतई नहीं करते, इनका विष निकाल के ही इनको मार के ही छोड़ना है, ऐसे जिंदा नहीं करना, क्योंकि अगर अभी हम रुक गए तो ये ऑपरेशन क्लीन आउट नहीं हो पाएगा। तो आखिरी नक्सल, आखिरी मानवता के दुश्मन को हमको एलिमिनेट करके ही इस छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को लाल आतंक के नामों निशान को मिटाने का कार्रवाई जो संकल्प हमारे केंद्र सरकार ने लिया है वो अक्षरशः 2026 में संपन्न हो जाएगा जी। राष्ट्रीय ठीक है। वर्णिका जी, एक चीज और है, आपको क्या लगता है बातचीत संभव है? बातचीत का स्तर कौन सा आता है, कौन से लोग इनका, कौन सा इनके तो जो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, इसमें से कौन से लोग बातचीत के लिए आते हैं। हम तो एक आम जनता हैं, हम जब यहाँ से बैठ के कल्पना करते हैं, अच्छे से अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग का भी बोलेंगे, तो केवल वो वर्दी पहने हुए जो लड़ाई करते हैं बैटलफील्ड में, हम उन्हीं माओवादियों की कल्पना करते हैं। पर इनका बकायदा एक पोलित ब्यूरो, एक पॉलिटिकल विंग भी काम करता है इनका। दूसरी ओर इनका केंद्रीय सांगठनिक एक ढांचा भी है जो बकायदा काम करता है। कई संगठन इनके स्यूडो संगठन है जो काम कर रहे होते हैं। इन सब से इनकी चर्चा होगी, ये क्या करेंगे, या सिर्फ एक जो हम टीवी के बीच में एक रिमोट में पॉश बटन दबाते हैं ताकि बीच में कुछ काम को अंजाम देके आए, ये उसके लिए है। ये सारी चीजों को हमको बराबर से समझना होगा। हालांकि बकायदा बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं जो इस मोर्चे पे काम कर रहे हैं और हमेशा सत्य की ही जीत होती है। वहां पे इन दिनों कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जो विश्वास बहाली के उपाय हैं, वो इतने मजबूत हैं कि अब उनके किसी भी प्रकार के टैक्टिक्स को या चालों को मुझे नहीं लगता कि अब वो बहुत सफल हो पाएंगे। क्योंकि बीजापुर जैसी जगह, जो उसूड़ और पामेड़ जैसी जगह जहाँ पे जाना आना बहुत मुश्किल था, अब उन जगहों पे बसें जाने लगी हैं। जहाँ पे सड़क संपर्क, सुरक्षा और संचार है, वहां पे लोगों को बरगलाना मुश्किल है। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि अब हम वास्तव में खात्मे की ओर पहुंच चुके हैं, परंतु सतर्कता तो जरूरी रहेगी। जैसे एक चीज और है, अभिमन्यु, बार बार जैसे कांग्रेस जिक्र करती है, कांग्रेस ने ढांचे को मजबूत करने का काम किया होगा, सुरक्षा बलों को आप लोगों ने कहीं ना कहीं जो चीजें बनाई थी उनके रहने के लिए उसको सुदृढ़ किया होगा। लेकिन अगर हम कन्वीनियंस की बात करते हैं, लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, तो बीजेपी के कार्यकाल में शायद वो ज्यादा बढ़ी है, ऐसा कहा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 2018 में जब आए थे हम सरकार में, तब उस समय लगभग साल की 500 से 600 वारदातें थी, नक्सली जिनको वारदातों का अंजाम देते थे। उसके बाद ही मैंने जो बताया कि अबूझ मार्ग में उनके गढ़ में घुसने की नीति बनाई गई और अपने कैंप में जो हम पहले तैनात रहते थे अपनी सुरक्षा में, उसको छोड़कर आगे बढ़ करके ऑपरेशन चालू किए। इससे क्या वो पीछे ढकेले गए। अभी आप देखेंगे पिछले जो 20-30 नक्सली मारे गए थे, एक पुल से होकर के हमारी टुकड़ी गई थी जो पहले से नाव से जाया करती थी पहले उस एरिया में अगर जाना हो तो वो जो पुल है हमारी उसमें बने, हमारी सरकार के समय में बने। उसके अलावा जो नीति थी इनको पीछे ढकेलने की, आपको बताऊं कि जो मैं बता रहा हूँ 500-600 घटनाएं 2018 में होती थी, वो 2023 आते तक के 100 भी नहीं रह गई, 100 के अंदर आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं हमें सफलता मिली। और जो पुनर्वास नीति की भी हम बात करते हैं, नक्सलियों के सरेंडर नीति की बात करते हैं, वो भी इसलिए ही करते हैं कि चलिए आप जो हो गया, अब अगर आप मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो सरकार उसमें पूरी आपकी सहयोग करती है। अभी भी देखिए नीति आई है, पुनर्वास नीति सरकार की आई है। तो ये सारी चीजों को समावेश करके जो हमने काम किया, देखिए आरोप अभी लगा रहे थे निशिकांत जी, तो आरोप लगाना तो बहुत आसान है। दीपक बैद जी ने सवाल उठाया था, बोलते तो वो वहां के लोगों का सवाल था और ये सवाल आज का नहीं है।
जब पहले 5 साल हमारी सरकार रही तब भी, और उसके पहले 15 साल की सरकार रही तब भी लगातार नहीं चलिए, लेकिन अगर अब नक्सलियों ने पत्र जारी करके मान लिया है कि 400 नक्सली मारे गए हैं, तो अब तो शायद मुझे लगता है कुछ हद तक ये क्लियर भी हो गया है। अभिमन्यु जी, मैं आ रही हूँ निशिकांत जी आपके पास। हम तो जी, अगर उन्होंने लेटर लिखे किया है बात तो ठीक है, बिल्कुल हम मानते हैं कि उन्होंने भाई और बैकफुट पर ढकेला है ना। मैं तो बता रहा हूँ कि लगातार साल दर साल जो है ये कमी आई है और ये क्रमबद्ध तरीके से होता है, और एक एकाएक ऐसा तो नहीं होता कि 6 महीने और 1 साल में कोई अंतर पड़ गया और बिल्कुल वो हो गया। तो जैसा कि वर्णिका जी भी कह रही थी, पिछले बहुत समय से उनकी जो है हालत खराब चल रही थी नक्सलवादियों की, तो वो क्रमबद्ध तरीके से जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब नक्सल प्रभावित गांव भी कम हो गए हैं, नक्सल प्रभावित गांव भी कम हो गए हैं। जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे 2004 से 14 तक का अगर मैं आंकड़ा दूं तो 16,000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं नक्सलियों की, जो अब बिल्कुल कम हो गई है, यानी कि 53% के लगभग शायद इसमें कमी आई है। सरकार के समय नक्सल मुक्त हुए और दंतेवाड़ा को केंद्र सरकार ने उस समय नक्सल मुक्त जिला घोषित किया था हमारे सरकार के समय स्वयं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि अमित शाह जी 2022 में बयान देके गए थे कि छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है और 80% जो है नक्सलवाद खत्म हो चुका है, 2024 आते तक के पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमारी सरकार ने काम किया है, तो बेहतर है ना। अब तो वो चीजें आगे बढ़ रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। निशिकांत जी, देखिए राष्ट्रीय जी, पूर्ववर्ती सरकार ने काम नहीं किया ऐसा नक्सलवाद में श्रेय लेने की राजनीति ना हो तो बेहतर है। मुझे लगता है सुरक्षा बल मेहनत कर रहे हैं और उनके मेहनत का ही परिणाम है जो दिख रहा है अभी कहीं ना कहीं। निशिकांत जी, राष्ट्रीय जी, मैंने कभी नहीं कहा या हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने प्रयास नहीं किया। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से ही सफलता मिल रही है और सुरक्षा बल के हौसला और साहस और शौर्य से ये सफलता मिल रही है। लेकिन जो बात वर्णिका जी ने कहा उससे मैं अक्षर सहमत हूँ, उसको एक लाइन आगे बढ़ाता हूँ। ये जो व्हाइट कॉलर में इनके सपोर्टर हैं, एक्चुअल इनके भी नेक्सस को तोड़ना, जिस प्रकार से नोटबंदी से उनके कमर को तोड़ा गया, ये एक नेक्सस है जो पेन इंडिया भी है और आउट ऑफ इंडिया भी है। इंडिया के बाहर भी इसके सपोर्टर हैं। तो जिस प्रकार से हथियार को रोका जा रहा है, पैसे को रोका जा रहा है, इस कॉन्टेक्ट को भी एलिमिनेट करने की आवश्यकता है। उस दिशा में भी काम चल रहा है, प्रयास चल रहा है। तो विषय ये है कि बहुत बड़े वृहद स्तर पे एक बड़े कैनवास में इसको काम किया जा रहा है। इसको ऐसे सीधे सीधे देख लिया जाए कि सुरक्षा बलों ने मिले और ठोक दिया, ऐसा नहीं है। जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सपोर्ट लिया जा रहा है, स्थानीय पुलिस का जो सहयोग मिल रहा है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो इस पे जुड़ के काम करते हैं, तो सभी का साधुवाद। लेकिन इस ट्रैप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो लिख रहे हैं ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिक्योरिटी तो है, लेकिन ये जान रहे हैं कि अब इनका आखिरी समय आ गया है, तो बचने का कोई प्रयास कर रहे हैं। लेकिन निशिकांत जी, इस पर कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसमें आप डिस्कस करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है जो सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं, आईजी हैं जो ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं, जो हर एक स्थिति को अपने निगरानी में रखे हुए हैं, उनसे चर्चा करनी भी बेहद जरूरी है कि आखिर इस पर्चे का किया क्या जाए। इस पर भी शायद चर्चा होगी। अमित शाह आ रहे हैं तो और बेहतर चर्चा होगी शायद। निशिकांत जी, राष्ट्रीय जी, ऑलरेडी चर्चा हो गई होगी। ये सारी चीजें विजय शर्मा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। जी हाँ, हाँ, उस ट्रेप में न जवान आने वाले हैं, न सरकार आने वाली है। एक्चुअली क्या है कि इनको अपनी आखिरी दिन दिख रहे, अब उसके चक्कर में ये अपने बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एलिमिनेशन जो है आखिरी लाल आतंक का होना तय है, और जो हमारा टारगेट है समय, उससे पूर्व सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश से इनको एक इतिहास बना दिया जाएगा। जी राशि, बिल्कुल, अगर ये खत्म हो जाता है वाकई एक माइलस्टोन ही कहा जाएगा इसे। वर्णिका जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, 1967 से नक्सलबाड़ी जिसका बार बार जिक्र होता रहा है, अब की स्थिति आप देखिए। मनमोहन सिंह भी जब प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे घातक है जो नक्सलवाद है। इस पर उन्होंने अपना बयान दिया था। लेकिन अब हम जब देखते हैं तो बस्तर में अलग सवेरा है। कल भी डिबेट इस पर ही आधारित थी, नक्सल संरक्षण कौन दे रहा है, नक्सलियों का पोषक कौन है, इस पर भी सवाल उठे थे। तो मैंने बिल्कुल कहा था कि पक्ष और विपक्ष अगर एक साथ हो जाए, बात करें, तो शायद नक्सलियों से भी बातचीत हो सकती है। और आज देखिए वो वार्ता को लेकर वो पर्चा आ भी गया। तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति और सियासत ना होकर मिलकर काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आज से पहले भी कई डिबेट्स में मैं रही हूँ और वहां पे भी मैंने कहा कि वहां पे जब सुरक्षा बल जवान एक कंबाइंड एक्शन टीम बना के वहां पे युद्ध भूमि पे अपनी भूमिका कर रहे हैं, तो हम कम से कम मनोभूमि पे तो कंबाइंड एक्शन टीम बना ही सकते हैं और एक मत हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस चर्चा का, इन बातों का
बहुत प्रभाव हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल पे होता है। जी। उनका मनोबल इन सारी चीजों को आत्मसात करता है और हथियारों से ज्यादा हौसले काम करते हैं सुरक्षा बलों के लिए। ये सारी बातें उनके संवेदनात्मक होती हैं और हमको वहां पे बैटल बिल्कुल। ग्राउंड पे काउंटर एनकाउंटर चले पर अपने आपसी बीच में इस प्रकार का एनकाउंटर या काउंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है और पूरा राज्य नक्सल मुक्त होने की कगार पे है और विकास युक्त होने की नई बात रखी जा रही है। ठीक है, निशिकांत जी कुछ कहें। निशिकांत जी, क्या कभी चर्चा करने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? कांग्रेस से बातचीत करने की कोशिश नहीं की? मिलकर काम करते हैं? मिल के काम करते हैं। जैसे ही एनकाउंटर होता है, अभी वर्णिका जी ने जो बात कही तो ध्यान आया कि जैसे ही एनकाउंटर होता है तुरंत कहीं से बाहर निकलते हैं, बोलते हैं ये तो फर्जी एनकाउंटर। तो ये जो आपने वर्णिका जी ने कहा कि ये सेना और सुरक्षा बलों को हतोत्साही करने का काम है, तो हतोत्साही होती है सेना और सुरक्षा बल के जवान। और कितना साथ देंगे? महेंद्र कर्मा जी ने अपनी जान गंवा दी भाई, लड़ते और कितना साथ देंगे कोई आपका? ये इसकी आवश्यकता नहीं है। हतोत्साहित करना या मनोबल कम करने की जगह पे बिल्कुल ठीक बात है कि हम और आप एक प्लेटफॉर्म पे एक ही है, चाहे देश की बात हो, देश की सुरक्षा या प्रदेश की सुरक्षा की बात हो, वहां पे हमको और आपको एक मत सुरक्षा बल। राष्ट्रीय जी एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे विश्व में सबसे संवेदनशील सेना या सुरक्षा बल का जवान कहीं है तो सिर्फ भारत है। एक चिड़िया को नहीं मार सकता। आप ऐसे आरोप खड़े होकर लगाते हैं कि फर्जी एनकाउंटर है। जब कांकेर का 29 हुआ था, आपको राष्ट्रीय जी याद होगा, दीपक जी बाहर आके निकल के आए थे, जब पहली बार इतनी बड़ी सफलता मिली थी, उसी दिन इन्होंने खड़े होकर कहा था ये फर्जी एनकाउंटर। देखिए, मैं यही बताता हूँ कि आप हमसे लड़ाई कीजिए ना, वैचारिक मतभेद है वो ठीक है। लाल सलाम को संरक्षण देना या पोषित करने का काम ऐसे स्टेटमेंट देके आप कहीं ना कहीं अभिमन्यु जी कुछ कह रहे हैं। मानवता के खिलाफ काम कर। देखिए, हमने जितना साथ दिया है राष्ट्रीय जी, उतना साथ किसने नहीं दिया होगा आज तक कई सरकारों में। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारे महेंद्र कर्मा जी साथ में बैठ के रमन सिंह जी के गए थे गाड़ी में, जब सलवा जुडूम के लॉन्चिंग की बात थी। उसके बाद उन्होंने तो अपनी जान गंवाई। उनको नक्सलियों से इतनी दुश्मनी थी, उनको अलग से पॉइंट आउट करके बाहर निकाला गया कि महेंद्र कर्मा कौन है। नहीं तो कांग्रेस को तो अब खुश होना चाहिए। झीरम कांड का भी तो बदला पूरा हो रहा है कहीं ना कहीं। कई नक्सली जो मारे गए हैं जो झीरम कांड में भी शामिल थे। अभिमन्यु जी, पोडियम लिंगा का नाम बताया, जगत पुजारा का नाम बताया, फंडिंग में नाम आते हैं इनके नेताओं के, तो और हमें कहते पालन पोषण करने वाले। इस प्रकार की बात नहीं, लेकिन अभिमन्यु जी अभी कुछ नक्सली जो ऐसे भी मारे गए हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी झीरम कांड के समय, तो इसमें तो कांग्रेसियों को खुश होना चाहिए। बिल्कुल, मैं वो नहीं कह रहा हूँ मैं। हमने कभी आरोप लगाने का काम नहीं किया। ये आरोप लगा रहे हैं ना, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। इनके नेताओं के नाम लगातार सामने आते हैं टेरर फंडिंग में। नहीं तो इससे सरकारें, आप लोगों की भी सरकार रही है, अभी बीजेपी की सरकार है, तो सरकारें इसे ऐसे क्यों नहीं देखती है? सरकारें इसे ऐसे क्यों नहीं देखती है कि अजीत जोगी रहे तो उन्होंने काम किया, रमन सरकार के समय काम हुआ, उसके बाद बघेल सरकार में काम हुआ, इस तरह से क्यों नहीं देखा जाता? बिल्कुल, मैं तो शुरू से आपसे वही कहा कि नक्सलवाद जो है धीरे धीरे खत्म होता है और हमारी फोर्सेस ने लंबी लड़ाई लड़ी है। छत्तीसगढ़ जब बना था 3 ब्लॉक से 18 जिलों तक वो लोग फैले, उसके बाद धीरे समेटा गया। इतनी लंबी लड़ाई हमारे फोर्सेस ने लड़ी है, वो कोई 6 साल 6 महीने की बात नहीं है। और धीरे धीरे करके जो है यहाँ इस स्थिति तक हम पहुंचे, ये मेरा कहने का मतलब। अमित शाह भी इस पर चर्चा भी करेंगे, जब आएंगे तो खैर इंतजार करना होगा। निशिकांत जी, एक लास्ट सवाल आपसे, क्या आप लोगों ने कोशिश कभी नहीं की क्या कांग्रेस से बात करने की? मैं समझना चाहूंगी क्योंकि ये चीजें कभी क्लियर हो नहीं पाती है कि आपस में क्या पार्टियां बात करती हैं या फिर नहीं। राष्ट्रीय जी, अभी अभिमन्यु जी खुद जवाब भी दे दिया और सवाल भी खड़ा कर दिए कि महेंद्र कर्मा जी डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ या डॉक्टर रमन सिंह जी महेंद्र कर्मा के साथ, इसमें अंतर क्या है? अगर दोनों एक गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं, इसका मतलब समन्वय के साथ ही चल रहे होंगे। तो हमारा प्रयास शुरू से रहा है कि वो समझ में अभी भी दिखे तो बेहतर है। चलो, इस वक्त अमित शाह सदन में अपनी बात रख रहे हैं। वर्णिका जी, एक आखिरी सवाल, अगर चर्चा होती है तो क्या हम ये उम्मीद करें कि नक्सलवाद खत्म होगा? अगर चर्चा नहीं भी होती तो 2026 को आप किस तरह से देख रही हैं, जो दृढ़ संकल्प लिया गया है उसे लेकर? संकल्प पूर्ति की ओर जाते हुए देख रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि जिस नए सवेरे की बात आप कर रही थी, हमारा छत्तीसगढ़ सच में अब एक समृद्ध और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण विशुद्ध जनजातीय संस्कृति वाला छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो नक्सलवाद एक ऐसा मुद्दा जिसे छत्तीसगढ़ काफी समय से जूझ रहा है। उम्मीद अब यही की जा रही है कि 2026 तक इस पर विराम लगेगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज।